I stand in support of the Women's Reservation Bill. संसद में महिला आरक्षण बिल पर स्पेशल सेशन में चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने स्वागत किया इस बिल का और कहा ये बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा कदम है जो आज हम ले रहे हैं। शुरुआत उन्होंने की कि किस तरह से पंचायती इलेक्शंस में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई कांग्रेस पार्टी द्वारा, और आज जब हम विधानसभा और संसद में उसी तरह से महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा कदम है इस देश की महिलाओं के लिए। I stand in support of the Women's Reservation Bill. लेकिन साथ ही फिर आगे मेंशन करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये जो रिजर्वेशन है, ये जो आरक्षण की बात है, ये बेसिकली ट्रांसफर ऑफ पावर है टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो उसमें और अच्छा होता अगर ओबीसी को भी शामिल किया जाता। If you look at the journey from independence, it's been that journey. It's been a constant transfer of power, more and more and more power to the people of India, on one side. And on the other side, the counter idea that take away power from the people of India. This is the fight that is going on. And in fact, in many ways, it is the fight that is taking place today. Huge step forward in the transfer of power to the women of India was Panchayati Raj, where they were given reservation and they were allowed to enter the political system at scale. And this is another step. It's a big step. It is not a small step. And I'm sure everybody in this room, the treasury benches, the opposition, everybody agrees that this is a very important step for the women of our country. They fought for independence. They are as capable as any man, in many ways more capable, and should be given as much space as they possibly can be given. There is one thing, in my view, that makes this bill incomplete. I would like to have seen OBC reservation included in this bill. इस बात को अब आप समझने की कोशिश कीजिए, पूरी राजनीति सिर्फ महिलाओं की नहीं है, राजनीति ओबीसी समाज को लेकर भी है। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी के ऊपर जब राजनीतिक एक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके ऊपर केस करवा दिया गया, उनको डिस्क्वालीफाई करवा दिया गया और ये बताने की कोशिश की थी कि ओबीसी समाज के साथ धोखा था, क्योंकि नरेंद्र मोदी उसी समाज से आते हैं और जो भी लोग ओबीसी समाज में, उसको उस तरह से उन्होंने आपके सामने पोर्ट्रे करने की कोशिश की, नैरेटिव बदला। उसी को पकड़ते हुए राहुल गांधी ने आज संसद में बोला कि आखिर ओबीसी इसके अंदर क्यों नहीं है। जब उनके ऊपर प्रहार ओबीसी को लेकर उस वक्त किया गया था, आज इस बिल के जरिए राहुल गांधी ने ओबीसी का नाम लेकर सीधे सरकार के ऊपर निशाना साध दिया कि महिलाओं के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये तो हमारा ही सपना था, लेकिन ओबीसी इसमें क्यों नहीं है। आगे राहुल गांधी बोलते हुए ये कहते हैं, क्योंकि मुझे बस इस बात का डर है कि कहीं ये तो नहीं है कि आज इसका सिर्फ जिक्र करके इस पूरी कड़ी को आगे ट्रांसफर और डिले करने की कोशिश है, 5 साल, 6 साल, 10 साल, और आज कई सारे नैरेटिव से ध्यान भटकाने की कोशिश हो, जिसमें उन्होंने 2 नैरेटिव्स का जिक्र किया, एक है अडानी और दूसरा कास्ट सेंसस। उसी दौरान फिर थोड़ी देर बाद थोड़ी सी हो हल्ला होना शुरू हो गया, थोड़ा शोर मचना शुरू हुआ, तो राहुल गांधी की तरफ से बोला गया डरो मत। डरो मत एक ऐसी टैगलाइन है जिसको लगातार राहुल गांधी की तरफ से ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से यूज किया जा रहा है उन सब लोगों के लिए जो सरकार से डरकर बहुत सारे सच बोलना नहीं चाहते हैं, डर जाते हैं, और इसलिए वो लगातार कहते हैं कि डरो मत। तो डरो मत का जिक्र उन्होंने संसद में 2 बार किया, जब बीच में स्पीकर को, क्योंकि वहां पर फिर सत्ता पक्ष से बहुत हो हल्ला होना और शुरू हो गया, तो स्पीकर ने बोला कि देखिए सब एक ही समान भाव के लोग हैं यहां पर, तो इस तरह से डरो मत और इस सारी शब्दों का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। There are also 2 things that seem strange to me. One is the idea that you require a new census
to implement this bill. And the second is that you require a new delimitation to implement this bill. In my view, it is quite simple. This bill can be implemented today by giving 33% of the seats in the Lok Sabha and the Vidhan Sabha to India's women. And so I wonder if this is not designed to push the ball forward. To push the ball forward 7, 8, 9 years, and then let this thing play out the way it does. I know my friends tend to like to take the attention of people away from other issues. You know, there is of course the Adani issue, which is they always want to take the attention away. So one of the things that the government likes to distract from, of course, is Mr. Adani. And there is another thing that the government likes to distract everybody from. And that thing is called the caste census. मतलब हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ओबीसी की भागीदारी कितनी है, ये सवाल मैं पूछ रहा था और मैंने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में थोड़ा रिसर्च किया. जो सेंट्रल don't worry, don't be scared, वेयर इसका डरो मत, हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत. माननीय सदस्य से मैं आग्रह करूंगा, एक तो ये महिला आरक्षण बिल है और दूसरा सभी माननीय सदस्य समान है. डरो मतो ये शब्द इस पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए. राहुल गांधी ने आगे अपनी बात कहते हुए कहा कि जब भी हम कास्ट सेंसस का जिक्र करते हैं तब ये लोग हमेशा नैरेटिव को बदलने की कोशिश करते हैं. कास्ट सेंसस पर ये लोग बात क्यों नहीं करते हैं? राहुल गांधी ने ये कहा कि ये जो रिजर्वेशन बिल है, जो आपने बेसिकली उसमें 2 रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं कि जी डीलिमिटेशन जब तक नहीं होगा और सेंसस जब तक नहीं होगा तब तक ये लागू नहीं हो पाएगा, जिसका मतलब है कि बहुत आगे तक डिले हो जाएगा. जबकि राहुल गांधी का कहना है कि इसकी जरूरत ही नहीं है दोनों चीजों की जो आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, इसके बिना ही इसको अभी से बल्कि इसी चुनाव से 2024 के चुनाव से लागू कर देना चाहिए. तो मेरा सरकार को एक सुझाव है, सबसे पहले ये जो महिला का बिल है इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए, ये जो आपके लागू कीजिए, और ये जो डिलिमिटेशन है जो आपने बोला है और ये जो सेंसस है इसकी कोई जरूरत नहीं है. 33% आप महिलाओं को सीधा दे दीजिए. इसी के साथ बोलते हुए राहुल गांधी ने नई संसद का जिक्र करते हुए उन्होंने तारीफ करनी शुरू की. लेकिन आगे वो क्या बोलेंगे वो मैं आपको बताती हूँ. पर तारीफ करते हुए उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा आपने ये नई संसद को बनाया है, ऊपर हमें मोर दिखाई दे रहे हैं, नीचे मोर के पंख, इधर उधर मोर के पंख का आपने इस्तेमाल किया, बहुत ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, बहुत अच्छा बनाया आपने. लेकिन अच्छा होता कि अगर हम इस संसद में देश की राष्ट्रपति को देखते. पहली बात कि वो एक महिला है और महिला आरक्षण बिल के ऊपर जब चर्चा हो रही है तब वो महिला कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाली लेडी यानी हमारे देश की राष्ट्रपति यहां पर मौजूद होनी चाहिए थी, और साथ ही वो ट्राइबल कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करती हैं, वो यहां पर क्यों नहीं है? दिस इज क्वाइट अ नाइस बिल्डिंग, नाइस पीकॉक्स, नाइस पीकॉक feathers on the ground, nice peacock feathers in the chair. It's a nice, tasteful building. But frankly, I would have liked to see the President of India in this process. The President of India is a woman. She represents the tribal community, and it would have been befitting to have her visible in this transfer from one house to the other. उसके आगे फिर अंत में बोलते हुए उन्होंने बोला कि जब ओबीसी का जिक्र कर रहे थे तो राहुल गांधी ने ये सवाल ही नहीं बल्कि ये आंकड़ों के साथ सामने रखा कि आपको पता है इस देश में जो पूरा सरकार चलती है वो किन के भरोसे, सेक्रेटरीज जो कि सेक्रेटरी होते हैं वो बहुत हद तक सरकार को चलाने का काम करते हैं, और वो कितने हैं? 90. उनमें से एक आंकड़ा लेकर आए राहुल गांधी और कहा कि ये बहुत ही शर्म की बात है कि 90 में से सिर्फ 3 हैं
जो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, और यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ओबीसी का भी जिक्र, उनकी भी भागीदारी इस बिल के जरिए होनी चाहिए थी। They are the 90 secretaries of the government of India. 90 people, secretaries, are responsible for managing the core of the government of India. And I ask myself the question, how many of the 90 people come from the OBC community? And I was shocked and shattered by the answer. मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 70 सेक्रेटरी हैं, 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा। मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। और सुनिए, नहीं घबराइए मत, डरो मत। और सुनिए, ये जो सेक्रेटरीज हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, ये हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान का बजट 44 लाख करोड़ का है, तो ये 2.47 लाख करोड़, मतलब 5% कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, कभी कभी बाजी जीत कर भी इंसान हारा हुआ लगता है। अब आज मौका तो संसद में ऐसा था कि मोदी जी का चेहरा बाग बाग होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं उनके चेहरे में वो नूर नहीं था। वो टेंस दिख रहे थे, वो तनाव में थे। ऐसा लग रहा हो जैसे कहीं ना कहीं जीत कर बाजी हार चुके हैं। और शायद एक वजह यह भी है कि मोदी जी के वोटों की जो गणित थी, जो सपने उन्होंने बुने थे, उस सपने पर आज राहुल गांधी ने पानी फेर दिया। अब राहुल गांधी ने आज जैसे मोदी जी को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी बात तो हमेशा पिछड़ों की करते हैं, दलितों की करते हैं, बात ओबीसी की करते हैं, गरीबों की करते हैं, लेकिन जब कानून बनाते हैं तो ओबीसी को भूल जाते हैं। और उनका इशारा यह था कि कहीं ना कहीं मोदी ओबीसी के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सरकार में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 90 सेक्रेटरी हैं। जी हाँ, 19 सेक्रेटरीज हैं, 90 सचिव हैं। और आज एक आंकड़ा रखा राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा कि 90 सचिवों में, 90 सेक्रेटरीज में सिर्फ 3 ओबीसी। यह है मोदी जी का इंसाफ, यह है मोदी जी की पिछड़ों की राजनीति की सच्चाई। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। अब राहुल गांधी आज पूरी तरह से फॉर्म में थे। यूं कहूं कि राहुल गांधी ने भाजपा पर जैसे चढ़ाई कर दी, और उनके निशाने पर गुजरात लॉबी थी, यानी अमित शाह और नरेंद्र मोदी। और राहुल गांधी ये कहना चाह रहे थे कि मोदी जी, आपकी जो करनी और कथनी है उसमें बहुत अंतर है। बात तो आप ओबीसी की करते हैं, बात तो आप पिछड़ों की करते हैं, लेकिन जब कानून लाते हैं, वुमेन्स बिल लाते हैं, तो ओबीसी को वहां जगह नहीं मिलती। जो पिछड़े वर्ग की औरतें हैं 40%, इनको जगह नहीं है। और राहुल गांधी ने कहा कि अगर आपको वाकई रिजर्वेशन देना है, वाकई टिकट देना है लोकसभा और विधानसभा का महिलाओं को वाकई सौगात देनी है, तो अभी दे दीजिए, मैं तैयार हूं। लटका क्यों रहे हैं महिलाओं को, सपने क्यों दिखा रहे हैं? जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। अब दोस्तों, कल्पना कीजिए कि मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट यानी नई संसद में विशेष सत्र, और विशेष सत्र में मोदी जी ने एक ट्रम्प कार्ड चला वुमेन्स बिल का, और वहां मोदी जी बैठे हैं और पीछे
प्रचंड बहुमत है उनकी, सारे सांसद बैठे हैं, जयकारा जहां लग रहा हो, वहां राहुल गांधी ने चढ़ाई कर दी, पूरी तरह से बेनकाब किया आज नरेंद्र मोदी को, उनकी नीतियों को। अब कुछ लोग कह रहे थे कि लगता तो ऐसा है जैसे मोदी जी का समय ही खराब चल रहा हो, कि राहुल गांधी चौवे छक्के मार रहे हैं संसद में और मोदी जी देख रहे हैं। क्या मोदी जी की दशा, ग्रह दशा ठीक नहीं है, वक्त खराब चल रहा है, क्या माने इसको? दीपक भाई, एक कहावत है, जब आदमी का वक्त बुरा होता है तो ऊंट पे बैठे वाले आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। ऊंट पे बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। अच्छा, मतलब ऊंट पे आदमी इतने ऊंचाई पे बैठा है, लेकिन नीचे से कुत्ता उसको काट ही लेता है जब उसका वक्त खराब है तो। और वाकई अभी मोदी जी ऊंट पे बैठे हैं। दोस्तों, टाइगर को भी आप सुनेंगे और प्रोफेसर रविकांत को भी सुनेंगे, और हम इस सवाल को आज डाइसेक्ट करेंगे कि क्या राहुल गांधी ने इस गेम को पलट दिया है। राहुल गांधी ने मोदी जी का जो दांव है, या यूं कहें कि जो मोदी जी ने तीर चला उसकी दिशा बदल दी राहुल गांधी ने, और ये तीर उल्टा लग सकता है भाजपा को। इस पर तो हम बात करेंगे, और क्या इसका इम्पैक्ट होगा 2024 में, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये जो ओबीसी की आज बात करी राहुल गांधी ने, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये एक ऐसी दुखती रग है भाजपा की जिस पर आज राहुल गांधी की उंगली थी, वो दुखती रग दबाते चले गए। ये ओबीसी का खेल क्या है, ओबीसी की गणित क्या है? और अगर आप ये ग्राफिक्स देखेंगे, मैं उत्तर प्रदेश के एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चंद सेकंड लूँगा आपके। अगर उत्तर प्रदेश का आप खेल देखें तो उत्तर प्रदेश में 2014 और 2019 बीजेपी की जो अचानक जीत थी, ये जो प्रचंड जीत मिली बरसों बरस बाद उत्तर प्रदेश में, मायावती और अखिलेश को जो किनारे करके जो जीत का रास्ता तय किया मोदी और शाह ने, वो रास्ता ओबीसी की होके गुजरता है, वो रास्ता ओबीसी वोट बैंक से होके गुजरता है। जी हाँ, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग। और अगर आप ये ग्राफिक्स देखें, उत्तर प्रदेश में 20% के लगभग मुस्लिम हैं, 20 से 21% दलित हैं, 18 से 19% सवर्ण हैं, और 40% प्लस 40% से ज़्यादा ओबीसी पिछड़ा और अति पिछड़ा है। अब ये जो फिगर्स हैं, क्योंकि कास्ट सेंसस नहीं हुआ है, मैं माफ़ी चाहूँगा, ये फिगर एकदम एक्यूरेट नहीं है। ये वही फिगर है जो हमको पॉलिटिकल पार्टी या अखबारों से मिलते हैं। 5 प्लस माइनस हो सकता है, यानी 5% ज़्यादा हो सकते हैं, 5% कम हो सकते हैं, इसका आप ख्याल रखिएगा। लेकिन एक मोटा मोटी ये फिगर है। तो सबसे बड़ा जो चंक है वोटर्स का, दैट इज ऑफ ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा। और इसी पिछड़ा और अति पिछड़ा को अपने साथ लेके, तमाम जाति के नेताओं को साथ लेके, केशव प्रसाद मौर्य और तमाम इस तरह के पिछड़ा जो नेता हैं उनको आगे बढ़ाकर मोदी जी ने खेल किया था। ये नए तरह का हिंदुत्व था उनका उत्तर प्रदेश में। और इसी ओबीसी जो एक पिलर है, जो स्तंभ है भाजपा की जीत का, उसी खंबे पर राहुल गांधी ने आज बहुत बड़ा हमला कर दिया। ये जो लिस्ट है, ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं। अब दोस्तों, ये तो मैंने बात उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश की आपको एक मिसाल दी, तस्वीर दिखाने की कोशिश करी कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन यही स्थिति कमोबेश बिहार, झारखंड में, मध्य प्रदेश में भी, हिंदी पट्टी के और भी राज्यों में इसी तरह की सोशल इंजीनियरिंग, जातीय समीकरण है, जहां बीजेपी की नाव डगमगा रही और पलट भी सकती। क्या होने जा रहा है 2024 में, और ये जो दांव उल्टा पड़ा है मोदी जी का, इसका असर क्या होगा? मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, चलते हैं सीधे अशोक वानखेड़े टाइगर के पास और प्रोफेसर रविकांत जी के पास। रविकांत जी लखनऊ में हैं, टाइगर दिल्ली में। टाइगर, पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि बिल तो पास हो गया, एक तरह से मोदी जी ये भी कहेंगे कि उनकी जीत हो गई और गोदी मीडिया भी कहेगी, लेकिन अगर पर्दे के पीछे ये लड़ाई देखें तो ओबीसी को लेकर जिस तरह से मोदी जी पर आज हमले हुए कि बीजेपी ने ओबीसी की उपेक्षा करी, और दूसरी चीज कि ये बिल बहुत ही दूर की कौड़ी है। ये बिल इस सत्र में, इस सरकार के टेन्योर में, ये बिल जो है एग्जीक्यूट होने में 10 साल लगेंगे। कुल मिलाकर
क्या मोदी खुद उलझ गए अपने बिल में, अपने विधेयक में? देखिए दीपक भाई, हमने कल भी कहा ये फॉरवर्ड ट्रेडिंग ऑफ पॉलिटिकल प्रॉमिसेस है, ये एडवांस सौदा हुआ है। जैसा फॉरवर्ड ट्रेडिंग होता है मार्केट में कि फसल उगने के पहले ही माल बिक जाता है, वैसे ही उन्होंने किया कि वो 2024 में, लेकिन आज तो माल बेच के खाली हो जाओ। सटोरिया टाइप काम है, ये सट्टा खेला जाता है, तो ये इन्होंने सट्टा खेला। अब ये सट्टा उतरेगा सही या गलत उतरेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन आज तो ये लगता है कि ये फंस गए। फंस किस लिए गए? 2-3 बातें हैं, मैं थोड़ा अब 30 सेकंड लूंगा। आज स्वयं गृह मंत्री ने ये बात कही कि बाबा ये तुरंत लागू नहीं हो सकता। सोशल मीडिया कहता है क्यों नहीं लागू किया? अरे कुछ कानून है, संविधान से जाना पड़ता है, पहले जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन कमीशन नियुक्त किया जाएगा, और उन्होंने प्रोसेस बताया कि अध्यक्ष कौन होगा, मेंबर कौन होगा, ये सब दुनिया को पता है, कोई नई बात नहीं। और उसके बाद ट्रांसपेरेंसी के साथ ये तय होगा, ये हमें भी मालूम है गृह मंत्री जी। सवाल ये है कि जो बिल बाद में लाना था इन 2 चीजों के बाद, वो रिवर्स में पहला क्यों किया आपने? पहले जनगणना करवाते, जनगणना के बाद डिलिमिटेशन करवाते, और डिलिमिटेशन के बाद आप ये बिल लाते, कौन मना करता? टाइगर, प्लानिंग क्या थी मोदी जी की? प्लानिंग क्या थी? ये तो चलिए आपने बहुत तकनीकी चीजें बताई, प्लानिंग क्या थी मोदी जी की? प्लानिंग कुछ नहीं थी सर। आपको 2024 के चुनाव में आपको बहुत भारी हार दिख रही है, तो एक तीर ये भी चलो, जब कोई सटोरिया फॉरवर्ड मार्केट खेलता है, सट्टा खेलता है फॉरवर्ड ट्रेडिंग का कि 2 महीने के बाद मैं रिलायंस इस रेट में बेच रहा हूं, वो प्लानिंग के साथ नहीं बेचता, वो एक लक मारता है कि यार ये भी गेंद फेंक के देखूं, इसमें से कुछ कमा गया तो मैं कमा गया, और गमा गया तो रास्ते पे आ गया, वैसा भी रास्ते पे ही हूं। तो इन्होंने प्रयास किया यदि महिला बिल का मैं एक शगुफा छोड़ू तो पूरे देश में कि मोदी जी ने महिला बिल दिया, जैसा सभी आपने देखा हो कैसा मोदी जी है तो लाए हैं, मोदी जी है तो लाए हैं। मोदी जी 2014 से लेकर 16 तक 23 तक सो रहे थे क्या? उनको स्त्री शक्ति अभी समझ में आ गई। प्रोफेसर साहब, राहुल गांधी ने कहा कि साहब अगर आपने दलितों का ख्याल रखा और आपने अगर ट्राइबल्स का ख्याल रखा तो साहब ओबीसी का भी ख्याल रख लेते, ओबीसी को भी, जो पिछड़े हैं उनको भी कुछ हक दे देते। वो जो पिछड़ी महिलाएं हैं, पिछड़े समाज से आती हैं, और उस पर कोई जवाब नहीं था अमित शाह के पास, मोदी जी भी चुप थे। आपको लगता है कि ये जो ओबीसी का कार्ड खेला है राहुल गांधी ने, ये तलवार कहीं ना कहीं जाके बीजेपी के लगेगी? और उत्तर प्रदेश में जहां ओबीसी ही सारी ताकत है, आपको क्या लग रहा है इसका क्या असर होगा? दीपक जी, नरेंद्र मोदी फंस गए, और कई बार होता है ना कि आपने तीर तो चला लेकिन वो पलट करके आपकी दिशा में ही आ गया, तो ये उल्टा तीर नरेंद्र मोदी ने ले लिया है। और राहुल गांधी जिस बात को कह रहे हैं कि आपने दलित और आदिवासी के लिए कर दिया, सच्चाई तो यह है दीपक जी, उसमें भी बेईमानी है कि जो पहले से आरक्षित सीटें हैं सामान्य दलितों के लिए, उसमें आप कर रहे हैं, तो वो जो है वो सीटें तो कम होंगी। आपको करना है तो अलग से आप कर सकते थे, खैर। लेकिन जो ओबीसी कार्ड है, और ये नरेंद्र मोदी है जो 2014 से ओबीसी का चेहरा लगा करके घूम रहे हैं, मुखौटा दिखा रहे हैं कि देखिए मैं ओबीसी हूं, मैंने इतने मंत्री बनाए हैं, उसमें फला की जाती है, फला की जाती है, फला की जाती है, और महिला आरक्षण बिल लेकर के आए। दीपक जी, एक्चुअली मोदी जी इतिहास बनने के पहले इतिहास बनाने के चक्कर में थे कि महिला आरक्षण बिल हम पारित कर दे। 27 साल से लटका था तो नेहरू जी के कद में कहीं पहुंच जाए। मुझे लगता है कि शाम को जब वो आईने के सामने खड़े होते होंगे तो नेहरू का चेहरा बार बार उनको परेशान करता है कि कैसे वो उस कद के बराबर पहुंचे जो नेहरू ने हिंदू कोड बिल से लेकर के और नागरिकों को अधिकार, मताधिकार, ये सारा संविधान, ये सब जी, तो अब कैसे नरेंद्र मोदी उनकी संगति, उनके बराबरी कैसे कर सके? इसीलिए वो खेल कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने उनको फंसा दिया कि आपने ओबीसी की इंसल्ट की है, अपमान किया है, और आदिवासी राष्ट्रपति जो हैं उनको भी नहीं बुलाया नई पार्लियामेंट में, तो आपने आदिवासी का भी अपमान किया है। उन्होंने कहा कि जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं
वहां कितना रिप्रेजेंटेशन है? दीपक जी, रिप्रेजेंटेशन शब्द का इस्तेमाल किया है राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा कि 90 सेक्रेटरी में 3 ओबीसी हैं सिर्फ। केवल 3 ओबीसी सरकार यही चलाते हैं, और जब उसमें ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, दलितों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यूपी में नुकसान होगा डॉक्टर साहब, क्योंकि यूपी में तो बीजेपी की सारी इमारत ही ओबीसी के पिलर पे खड़ी है। डेफिनेटली, और सिर्फ यूपी की नहीं, आप एमपी देख लीजिए और राज्यों में चले जाइए, हमेशा वही कार्ड उनका चलता है। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं चाह रहा था इससे पहले कि मैं टाइगर के पास आऊं, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं और मेरी नजर में उत्तर प्रदेश की सोशल इंजीनियरिंग, उत्तर प्रदेश में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित के आंकड़े आपको रटे हुए हैं, आपसे बड़ा एक्सपर्ट कोई नहीं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ओबीसी जो है, जिसका अपमान किया बीजेपी ने, अगर हिंदू वोटर देखें बीजेपी का, तो उसमें ओबीसी कितने परसेंट है, पिछड़ा कितना परसेंट है, अति पिछड़ा कितना परसेंट है, कुछ बताएंगे आप संक्षेप में? देखिए, 1931 की अगर हम लोग जनगणना की बात करें, वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट की बात करें, तो 52% ओबीसी है, और इसके अलावा 52% ओबीसी है पूरे देश में। मैं यूपी की बात कर रहा हूं। हिंदू में थोड़ा कम होगा, क्योंकि उसमें मुस्लिम आबादी भी जुड़ी हुई यूपी में, वो मंडल कमीशन में। तो 50, अगर हम केवल 50 भी मान लें, और उसमें अगर आप उत्तर प्रदेश को देखें तो तकरीबन 15% अति पिछड़ा है उसमें से। और नीतीश कुमार ने कहा कि साहब, पिछड़ा और अति पिछड़ा हम दे रहे हैं। तो जिस तरह से पंचायतों में लागू है, उसी तरह से यहां भी होना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी की जो पूरी पॉलिटिक्स रही है, उसको एक तरह से एक्सपोज करते हुए और पूरा कटघरे में खड़ा कर दिया है राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, और जो पूरे विपक्ष है, और फंसा दिया है बहुत बुरी तरीके से। अब क्या करेंगे नरेंद्र मोदी? कोई रास्ता मुझे नहीं दिखता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश को हम बाइफरकेट करें, 20% मुस्लिम हैं, 80% हिंदू हैं, 80-20 जो योगी जी बात करते हैं, इस 80% में अगर 17-18% सवर्ण है, अपर कास्ट है, यानी बनिया, बामन, ठाकुर और कायस्थ, इनको हटा दें तो फिर 20-21% जो है वो दलित है, और बाकी आप कह रहे हैं कि पिछड़ा अति पिछड़ा है। तो एक बहुत बड़ा चंक, साइजेबल चंक, बिग चंक जो है कहीं ना कहीं वो फंस गया है। टाइगर, एक चीज यहां पर, ओबीसी की तो मैं बात समझ गया, ये जो राहुल गांधी ने रायता फैला दिया आज, मतलब जिस तरह से आज मोदी जी जब आए हैं, जब उनको समर्थन मिल रहा था, बिल पास हो रहा था, मोदी जी का चेहरा उतरा हुआ था। मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रधानमंत्री के चेहरे पे 12 बजे थे, मैं प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूं, ये बात नहीं कहूंगा, चेहरा उतरा था। वो जो नूर है, वो जो गुलाबी गाल दिखते हैं, नूर दिखता है मोदी जी में, वो नूर मुझे आज नहीं दिख रहा था। जैसे लग रहा था कि कहीं खेल हो गया है, खेला हो गया है। पता नहीं, आपको लगता है कि राहुल गांधी अब राजनीति करना सीख गए? राहुल गांधी की टीम रिसर्च करके आती है, राहुल गांधी की टीम रिसर्च करके आती है, तर्कस से तीर निकालती है, और इन तीरों का जवाब चाणक्य भी नहीं दे पा रहे। पता नहीं आपको ये नूर बीच में कहां दिखता है। मेरे को तो कर्नाटक के बाद ही नूर खत्म हुआ दिखता है। कर्नाटक के बाद ही मैंने उनके चेहरे पे ना वो चमक दिखी, ना वो उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी बहुत, अब कुछ अंधभक्त कहेंगे कि इनको बॉडी लैंग्वेज भी अब देखनी पड़ती है, क्योंकि नेता के बॉडी लैंग्वेज बताता है कि कितना आत्मविश्वास के लबालब भरा हुआ है, आत्मविश्वास शेकी है। वो भी जानते हैं कि मैंने जो बिल लाया, ये बिल बहुत दूर की कौड़ी है, इसका इमीडिएटली, आज मैं आम का पौधा लगा रहा हूँ, मुझे लगातार चिल्लाते रहना पड़ेगा जब तक इसका फल नहीं आता कि अरे ये आम है, आपके लिए लाया हूँ। लोग इसमें कई सवाल उठाएंगे। प्रश्न ये है दीपक भाई, उनके पास और क्या बचता है? पहले सदन में लोग ईमानदार, मतलब सदन में रैलियों जैसी बात नहीं होती थी। चुनावी भाषण में तो आदमी इधर उधर बोल देता है, सदन में लोग बहुत कॉशियस होकर और आंकड़ों के साथ बहुत संबद्ध का साथ बात करते हैं। आज हमारे गृह मंत्री जी ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि 80 करोड़ लोगों को मोदी जी ने घर दिया, शौचालय दिया, पानी दिया, बिजली दी और अनाज दिया। अब उनको 33% उनमें जो महिलाएं हैं उनको हम अधिकार देते हैं। क्या वाकई 80 करोड़ घर, आप आंकड़े, सरकार के आंकड़े देखेंगे तो क्या 80 करोड़ लोगों को घर मिल गया? बिजली का कनेक्शन देने का मायना बिजली है कि बिजली आनी भी चाहिए 24 घंटे। क्या बिजली की क्राइसिस नहीं है? क्या पानी की क्राइसिस नहीं है? आधा हिंदुस्तान
के डैम्स की रिपोर्ट आई है कि आने वाले समय में गर्मी में हमारे यहाँ अकाल पड़ेगा, पानी पीने का अवेलेबल नहीं रहेगा। क्या कभी अपनी सूचनाएं चेक भी करते हैं गृह मंत्री? या 24 घंटे चुनावी मोड में और सदन के पटल को भी चुनावी मोड समझते हैं? आज एक सवाल उनको है हमारी तरफ से। ओबीसी का नाम लेने पे तो आपने दनादन ओबीसी के आंकड़े फेंके कि मेरे कितने विधायक, कितने सांसद। अरे महिलाओं को 33% आप देना चाहते हैं। आपके पार्लियामेंट्री बोर्ड में कितनी महिलाएं हैं? आपके नेशनल एग्जीक्यूटिव में कितनी महिलाएं हैं? और आप के विधायक और सांसदों में कितनी महिलाएं परसेंटेज है? जरा वो भी बताएं। मजा आता कि बीजेपी कहती कि भाई पिछले 10 साल से हम 33% हमारे यहां दे रहे हैं, टिकट हम 33% को दे रहे हैं। अरे महिलाओं का सम्मान करने के लिए विधायक क्यों चाहिए आपको? क्यों बिल चाहिए भाई? ये बिल की जरूरत है क्या? बिना बिल आए राजनीतिक दल यदि 33% अपनी टिकट महिलाओं को दे तो मैं मानूं महिलाओं के प्रति आदर है। जी, बीजेपी ने क्यों नहीं अभी तक 33% महिलाएं उतारी? बिल का इंतजार किस लिए? जी, राजनीतिक दल को स्त्री या पुरुष को टिकट देने के लिए कोई कानून नहीं है। वो अपने हिसाब से टिकट दे सकती है। वो तो किन्नर को भी टिकट दे सकती है। किन्नर भी चुनाव लड़ते हैं हमारे यहाँ, तृतीय पंथी। या तो महिला और पुरुष का सवाल है। 33% को देते हैं? कितने 33% को दें? टाइगर, आज मेरी एक नेता से टाइगर बात हो रही थी और मैं उनका नाम और उनकी आइडेंटिटी नहीं बता सकता। आप यूं मान लीजिए एक इंपॉर्टेंट नेता थे बीजेपी के, उनका ये कहना था और जाहिर तौर पे ऑफ द रिकॉर्ड ही उन्होंने डरते डरते कहा, उन्होंने कहा भाई मोदी जी का, हम लोग अब मोदी जी से डरने लगे अंदर ही अंदर कि पता नहीं कब क्या शगुफा नया ले आए। बोले क्या जरूरत थी ऐसे बिल को लाने की और इतना हाइप क्रिएट करने की, विशेष सत्र करने की, जब आप उसका लाभ 15 साल बाद दोगे। बोला ये बूमरैंग हो जाएगा, ये तीर उल्टा पड़ सकता है। फिर उन्होंने नोटबंदी की बात करी, बोले नोटबंदी से हमें बड़ा नुकसान हुआ, ये तो सर्जिकल स्ट्राइक वाला जो उनका तीर था वो क्लिक कर गया। तो क्या वाकई लोग अब डरने लगे? क्या लोग पार्टी के भीतर, सरकार के भीतर, कैबिनेट के भीतर अब मोदी जी के फैसलों से डरते हैं कि पता नहीं ये कब क्या घोषणा कर दें? आप मुग्धता में कुछ भी कर सकते हैं। डर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सांसद अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता है उन्हें लोगों का क्रोध और रोष का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जवाब नहीं होते। जब उसके बाद जवाब नहीं होते तो हर चीज मोदी करेंगे ऐसा नहीं कर सकते। एक महाराष्ट्र के सांसद को उसके कार्यकर्ता ने पूछा, वो ऑडियो क्लिप वीडियो मार्केट में आया था, उसने पूछा कि भाई ये शरद पवार, अजित पवार को क्यों ले आए पार्टी में? क्या क्या गरज थी आप बताइए जरा। ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ हम कैसे चुनाव में रहेंगे? क्या लोगों को बताएंगे, मतदाताओं को? उसके बाद शब्द नहीं थे। वो कहता था, उसके जो आंसर था उसको, अरे भाई वो सब भूल जाओ, मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी साथ में रहेंगे तो सब वोट दे देंगे। आंसर नहीं है। महंगाई का आंसर नहीं, बेरोजगारी का आंसर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर का आंसर नहीं, स्कूल टपकती छत, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, उसका आंसर नहीं। लॉ एंड ऑर्डर में इतनी बुरी स्थिति है, दलितों के ऊपर इतने होने वाले अन्याय, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। प्रोफेसर साहब, ये जो टाइगर ने बताया कि ये किस तरह से ये दांव उल्टा पड़ने जा रहा है, आपको लगता है कि इंडिया अलायंस में जैसे नीतीश कुमार हैं, पिछड़ों की राजनीति होती है, बिहार में तेजस्वी हैं इस वक्त, आज राहुल गांधी ने भी वही कार्ड खेला है, फिर अखिलेश यादव वही कार्ड खेलेंगे, मायावती ने भी जो है कहीं ना कहीं ओबीसी और इन सब पे सवाल उठाया। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस के नेता अब बीजेपी के ओबीसी वोटर को कहीं ना कहीं उकसाएंगे? मैं बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन कर रहा हूं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लिए अब डिफेंड करना मुश्किल होगा? क्योंकि सवाल तो ये किया जाएगा कि भाई ओबीसी को तरजीह क्यों नहीं दी, ओबीसी का अपमान किया है, ओबीसी महिलाओं का अपमान है। देखिए दीपक जी, नरेंद्र मोदी और बीजेपी पूरा भटकाने के मूड में थी कि बुनियादी मुद्दों पर चर्चा ना हो, इसलिए सनातन को लेकर के वो आए थे। और इंडिया अलायंस की पूरी स्ट्रेटजी ये है कि हम सामाजिक न्याय के सवाल पर, इस एजेंडे पर आगे चलें, और ये मौका दे दिया है नरेंद्र मोदी ने। इसलिए मैंने कहा कि उल्टा तीर आकर के लगा है मोदी जी को।
जो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स है उसको सीधा मौका मिला है कि ओबीसी का इसमें क्यों नहीं आपने शामिल किया है। और उत्तर प्रदेश तो वो जमीन है मान्यवर कांशीराम की, बिहार वो जमीन है कर्पूरी ठाकुर की। इन जमीनों पर आप कैसे सामना करेंगे जहां ओबीसी, अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, इन जातियों के भीतर राजनीति बेहद तीव्र है, उनकी राजनीतिक चेतना बहुत मजबूत है। ये गुजरात नहीं है कि जहां पे कांग्रेस वर्सेस केवल बीजेपी रहती है। टाइगर अब मैं बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन कर रहा हूं। अब मुझे लगा कि मैं सीधा ही पूछ लूं, जो लोग चाय के पर चर्चा करते हैं, क्या मोदी जी का वक्त खराब चल रहा है? मोदी जी की दशा खराब है? मोदी जी का कहीं ना कहीं बदकिस्मती है कि जो भी बेचारे कोशिश करते हैं, जो भी सपने बुनते हैं, बिल भी पास हो गया, कानून बनने जा रहा है, लेकिन मोदी जी को दांव उल्टा पड़ रहा है। तो तीर तो चला रहे हैं बेचारे, उल्टा लग रहा है। क्या मोदी जी की दशा, ग्रह दशा ठीक नहीं है? वक्त खराब चल रहा है? क्या माने इसको? दीपक भाई, एक कहावत है, जब आदमी का वक्त बुरा होता है तो ऊंट पे बैठे वाले आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। ऊंट पे बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। अच्छा। मतलब ऊंट पे आदमी इतने ऊंचाई पे बैठा है लेकिन नीचे से कुत्ता उसको काट ही लेता है जब उसका वक्त खराब है तो। और वाकई अभी मोदी जी ऊंट पे बैठे हैं। प्रोफेसर साहब, आपको क्या लग रहा है, वाकई वक्त खराब है या अभी भी कोई रास्ता मोदी जी के लिए, कोई खिड़की खुल सकती है, अमित शाह खोल सकते हैं? क्योंकि आज अमित शाह इतना डिफेंसिव मैंने देखा नहीं उनको, उनके पास कोई जवाब नहीं था। राहुल गांधी ने कहा आपने कास्ट सेंसस नहीं कराया, ये एक्सरसाइज आप पहले करा सकते थे, आपने ओबीसी का कहीं इसमें जिक्र नहीं किया इस बिल में, ओबीसी की आप राजनीति करते हैं। यानी कुल मिला के राहुल गांधी ने सारी बातें मुंह पर कह दी अमित शाह के, उनके पास कुछ था नहीं तो वो सरस्वती और दुर्गा और लक्ष्मी ये सब नाम लेने लगे वो। तो आपको क्या लगता है कि ये कार्ड फेल होगा और तरकश में तीर खत्म हो गए हैं मोदी जी के? लास्ट क्वेश्चन। हाँ, ये नया तीर वो लेकर के आए थे, लेकिन ये भी दिशा बदल दी इसने, तो अब कुछ बचा नहीं है। और इसलिए मैंने कहा ना कि मोदी जी जान रहे हैं कि वो इतिहास बन रहे हैं, इसलिए इतिहास वो बनाने के मूड में। अमित शाह कितना डिफेंड करेंगे? टाइगर, लास्ट कमेंट। महिलाओं के लिए ये जो बिल पास हो रहा था, मैं देख रहा था कि बहुत ही ठाठ से 3 सीट पीछे, मोदी जी के कुछ सीट पीछे, बृजभूषण शरण सिंह बड़े ठाठ से बैठे हुए उस बिल को पास कर रहे थे। ये बिल बृजभूषण के हाथों पास हो रहा है। लास्ट कमेंट। बृजभूषण का एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो मुझे पता नहीं, वो महिला रिजर्वेशन को कहीं महिला आकर्षण बिल समझ के वोट नहीं कर दे। सवाल ये है, महिला रिजर्वेशन नहीं, महिला आकर्षण है। क्योंकि आज एक टीएमसी की जो सांसद है, उन्होंने मुंह पर कहा वहां पर कि एक आदमी सामने बैठा हुआ है जो कल्प्रिट है, जिसने महिला पहलवान, हमारे देश की बेटियां जिन्होंने मेडल जीता, उनके साथ यौन शोषण किया। ऐसे लोगों के खिलाफ मोदी जी आपने एक्शन नहीं लिया और ये लोग बिल पास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि टाइगर, उसी को महिला वंदन कहते हो, वही एक महिला वंदन का एक इस सरकार का शायद नया तरीका होगा। महिला वंदन, स्त्री में पहले स्त्री को शक्तिहीन करो और फिर उसको बृजभूषण जैसे वंदन करो। बहरहाल बिल तो ये पास हो गया और सबका समर्थन भी मिला, लेकिन ये बिल जो है ये कहीं जाके फलीभूत होगा 10 साल बाद, 15 साल बाद। वो समय आज अमित शाह को भी नहीं पता था, मोदी जी को भी नहीं पता था कि एक ऐसा कानून ला रहे हैं जिसका लाभ कब मिलेगा वो उनको नहीं मालूम। और दूसरी तरफ ये बिल ऐसे हाथों के जरिए पास हुआ, वो हाथ जिन पर यौन शोषण के आरोप थे, वो महिला आरक्षण का बिल पास करते जिन पर कोई कार्रवाई नहीं। टाइगर, आपने समय निकाला इस प्रोग्राम के लिए, शो के लिए, और प्रोफेसर साहब आप आए और बहुत शॉर्ट नोटिस पर आए। मैं आप दोनों का बहुत आभारी हूं। और जिस तरह से आप बेखौफ बोलते हैं, मुझे लगता है कि ये आवाज उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो कहीं ना कहीं इस बिल को शेप कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर।